6 की सीरीज में आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यह न्यू एनसीईआरटी की सीरीज में यह अध्याय नहीं है, लेकिन हमारी जो सीरीज है एनसीईआरटी की, इसमें हम ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में यह अध्याय 6 था, लेकिन आज के सीरीज में अगर हम बात करें तो आज की जो क्रमवार सीरीज है वो 7वीं वीडियो के रूप में होगी। एनसीईआरटी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये नोट्स एनसीईआरटी के भूगोल कक्षा 6 की है, जहाँ पर हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में पर्वत, पर्वतों के प्रकार और साथ ही साथ पठार, पठारों के प्रकार, महाद्वीप, मैदान आदि को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न आते हैं। मैंने सरकारी नौकरी की जो रास्ता है वो एनसीईआरटी से होकर गुजरता है। चलिए सेशन को हम आगे लेकर चलते हैं आपके साथ। अगर हम बात करें आज के टॉपिक में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में, हमने देखा पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। आप भी ये जानते हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं खाला है, कहीं मैदान है, कहीं गर्त है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। ये हम अब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग भी क्या होते हैं, ऊंचे नीचे, और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम के स्वरूप बनते हैं। जो ये स्थल रूप है, ये दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहला, जिसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है, माने कहीं ऊपर उड़ जाती है और कहीं धंस जाती है। दूसरी जो है यह बाह्य प्रक्रिया, स्थल को लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। वैसे अपर्दन क्या है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने दो बातें समझ ली। पहला कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरा, बाह्य प्रक्रिया माने स्थल के लगातार बनने टूटने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने के को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अनच्छादन क्या होता है, कमेंट के बताइए कोई अगर जानता हो अनच्छादन तो इसकी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, चाहे साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। यह नोट्स आपको उपलब्ध भी है, आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में। अब यह है पर्वत। अब आपके मन में आएगा कि पर्वत क्या है, तो एक चीज इस पर्वत में दिखाई दे रहा होगा कि यह पृथ्वी की सतह पे देखा जाए तो एक प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका जो शिखर है ये छोटा है, इसका जो आधार है वो क्या है, वो चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्र से ये बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ जो होते हैं वो बादलों, देख रहे हैं, बादलों से भी ऊंचे होते हैं और कुछ बादलों से नीचे भी होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल ठंडा होता है, जलवायु ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ की नदियां होती हैं, जिसे हम हिमानी कहते हैं। माने जो बर्फ की नदी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कुछ पर्वतों पर आपने देखा है कि वो बर्फ पिघलकर नदी के रूप में भी बहती है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, हम जिन्हें देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत कठोर होती है, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। वहाँ धरातल पर खड़ी ढाल होता है और यहाँ कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। अब हम इसकी सीरीज को और आगे लेकर चलते हैं, और आप चाहेंगे इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अब पृथ्वी के दो प्रमुख भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सवाल आते हैं, इसलिए इसे पूरा ध्यान से पढ़ना है। प्राचीन पर्वत, ओल्ड माउंटेन। दूसरा है नूतन पर्वत, यंग माउंटेन। हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राचीन पर्वत, ओल्ड माउंटेन। जिस पर्वत का निर्माण 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन के युग से पहले हुआ था, उसे हम प्राचीन पर्वत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसकी नोट्स भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है दुर्गेश सर, और ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। पेनाइन यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत में। अरावली पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं। अगला है नूतन पर्वत, यंग माउंटेन। जिस पर्वत का निर्माण तृतीय युग में प्लेटो के अभिसरण से हुआ है, उन्हें हम नवीन पर्वत कहते हैं। जैसे भारत का हिमालय, राकीज, एंडीज, राकीज है, एंडीज है, आल्पस है। तो ये जो उदाहरण है, ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सभी उदाहरण हम लोगों ने जो देखा है, ये नवीन पर्वत के हैं, नववलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं हिमानी की तरफ। हिमानी क्या होता है? हम लोग को जो टॉपिक पढ़नी है वो है हिमानी। अब हिमानी क्या है? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां बहती हैं। श्रृंखला पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहा जाता है। अच्छा, सैकड़ों किलोमीटर ये फैले होते हैं। हिमालय, आल्पस, एंडीज। हिमालय एशिया में है, आल्पस यूरोप में है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। कहीं देखिए लिखने में थोड़ा सा आपको एरर मिल जाता है। देखिए यहाँ सब सही है, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, तो हम करेक्शन भी करते हुए चलते हैं और बताते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए श्रृंखला गलत लिखा हुआ था, तो इस तरह से जहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता दूँगा, माइनर मिस्टेक है, लेकिन आपकी जो थियरी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो फुल एनसीईआरटी है आपके लिए। तो ये सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस, एंडीज, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। उसके आधार पर भी आइए कुछ पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमने देखा हिमानी या हिमनद, जिसे ग्लेशियर कहते हैं, बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बड़े बड़े हिमखंड है उन्हें कहा जाता है, जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। अपने भार के कारण क्या होते हैं? ये नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर होता है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। नदी का जो जल होता है वो हमेशा ढलान की तरफ बहता है और उसमें जल होते हैं, और इसमें बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो हमेशा नीचे की तरफ खिसकते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है। हिमनद जो होता है बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है, जो निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, नीचे की ओर। अब हम देखते हैं हिमालय और आल्पस के वलित पर्वत के बारे में। किसे? वलित पर्वत। हिमालय और आल्पस इसके उदाहरण हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़, शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये लाइन पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने पूछा ऊपर से कि जो अल्पस पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में। भ्रंशोत्य पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ध्रुवाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्य पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी, वासेजस पर्वत इस पर्वत के उदाहरण हैं। यह भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी सीरीज का हिस्सा है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। जल अभिक्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज की जो प्रमुख पर्वत थी उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बाद, जब सामान्य भूगोल की सीरीज पढ़ेंगे, तो इन सब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पठार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पठार।
अब देखेंगे धार ठार धरातल का भी स्थान जहाँ की आसपास की जमीन पर्याप्त ऊंची होती है। माने पठार की अगर हम बात करें, धरातल के स्थान जहाँ के आसपास जमीन पर्याप्त ऊंची होती है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा सपाट, देख रहे हैं, चौड़ा सपाट हो, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पठारों को 3 भागों में बांटा गया, जैसे तिब्बत का पठार, पैटागोनिया का पठार और दक्षिण भारत का पठार। जी हाँ, ये काफ़ी विस्तृत और प्राचीन पठार है। अगर हम बात करें, पठार पृथ्वी स्थल भाग के 1/3 पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कूट वाले प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए हर एक लाइन इसकी आपके लिए महत्वपूर्ण होती जाती है। पठारों का ऊपरी भाग चपटा होता है। आइए देखते हैं हम लोग। हमने देखा पठार पृथ्वी स्थल भाग के 1/3 पर स्थित है। पठारों का ऊपरी भाग चपटा होता है। पठारों के निर्धारण में इसकी ऊंचाई से अधिक, मैं तो इसके चपटे होने का मतलब इसके चपटे होने का होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं? चपटे होते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। यह जो पठार होते हैं, एक तरफ बड़े बड़े पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी ओर समुद्र या मैदान से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका के पैटागोनिया का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। भारत की बात करें तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। भारत के सबसे ऊंचे पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह बेहद विशाल पठार है। कौन सा? सबसे ऊंचे। भारत सबसे ऊंचा दक्कन का पठार है, लेकिन भारत के सबसे ऊंचे पठार को कौन सा पठार कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। बेहद विशाल पठार है। उठी हुई सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, केन्या में तंजानिया का पठार, पूर्वी अफ्रीका का युगांडा। तो यहाँ से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। चलिए हम इसी क्रम में और आगे चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डेली इस तरह की क्लासेस लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आसानी से मिल जाए। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी ज्यादा है। ठीक है, हम चलते हैं पठार के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं: अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार और महाद्वीपीय पठार। अगर हम बात करें कि अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, तो ये चारों ओर से ऊंची उठी पर्वत श्रेणियों की पूरी तरह से आंशिक रूप से घिरे भूभाग को हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। मैंने ऐसा पर्वतीय पठार जो चारों ओर ऊंची पर्वत श्रेणियों से पूरी तरह से घिरा हो, ऐसे पठार को हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। ऊर्ध्वाधर हलचलें लगभग 36 संस्तरों वाली सैलों के बहुत बड़े भूभाग को समुद्र से हजारों मीटर ऊंचा उठा देती हैं। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। हम बात करें तो तिब्बत का विस्तृत एवं 4500 मीटर ऊंचा या वलित पर्वत जैसे हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, तियनशान से घिरा हुआ है। तो यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम और आगे चलते हैं। हमने देखा कोलोरेडो दूसरा चिर परिचित उदाहरण है, जो 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचा है, जिसे नदियों ने
ग्रैंड कैनियन और अन्य महाखड्डों को काट कर बना दिया है। मैक्सिको, बोलिविया, ईरान, हंगरी इसी प्रकार के पठारों के अन्य उदाहरण भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंतरा पर्वतीय पठार को पढ़ लिया। अब अगला जो है गिरिपद पठार, अगला क्या है? गिरिपद पठार। गिरिपद पठार, पिडमांट पठार, पर्वत के पदों में स्थित अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए पठारों को जिनकी दूसरी ओर मैदान या समुद्र हो, गिरिपद पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिपद पठार कहते हैं। माने पर्वतों के पदों में स्थित है अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए पठार हो जिनकी दूसरी तरफ मैदान या समुद्र हो। इन पठारों का क्षेत्रफल प्रायः कम होता है। इन पठारों का निर्माण कठोर सैलों या चट्टानों से होता है। भारत में मालवा का पठार, दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया का पठार, जिसके एक और अटलांटिक महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत और अटलांटिक तटीय मैदान के बीच अपलेशियन पठार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ये किसी समय बहुत ऊंचे थे परंतु अब अपर्दन के कारण बहुत से कारकों के द्वारा घिस दिए गए हैं। इसी कारणवश इन्हें अपर्दन के पठार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अपर्दन का पठार भी कहा जाता है। ये सारे की पॉइंट आप लिखते चलिएगा, ये परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। वैसे जब हम अभी तो एनसीईआरटी सीरीज खत्म करने के बाद जब हम भूगोल की तरफ बढ़ेंगे तब और अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और कई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तब। अब देखिए, यही था आपका, ये कौन सा पठार था? ये गिरिपद पिडमांट पठार थे। अब जो अगला है महाद्वीपीय पठार। अब महाद्वीपीय पठार क्या है? धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर लावा की परतों की ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का लावा का पठार, उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। इनको निक्षेपण के पठार भी कहते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय पठार अपने आसपास के क्षेत्रों तथा समुद्र तल से स्पष्ट ऊंचे उठे दिखते हैं। इस प्रकार पठारों का विस्तार सबसे अधिक है। मैंने पूरे तीनों पठारों सबसे ज्यादा जो पठार है वो महाद्वीपीय पठार है। ठीक है। भारत का विशाल पठार, ब्राजील का पठार, अरब का पठार, स्पेन का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, अंटार्कटिका के पठार, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पठार, ये महाद्वीपीय पठारों के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं मैदानों की तरफ। तो देख लीजिए कितना बढ़िया दृश्य दिख रहा है आप लोग को, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं मैदान, कितना हरा भरा दिख रहा है ना। धरातल पर पाई जाने वाली समस्त स्थलाकृतियों में मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अति मंद ढाल वाली लगभग सपाट या लहरिया निम्न भूमि को हम मैदान कहते हैं। मैदान धरातल से के लगभग 55% भाग पर फैले हुए हैं। संसार के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण वायु, ज्वालामुखी, हिमानी द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर ये सारे तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने देखा मैदान समतल भूमि से बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मनुष्य के रहने खेती के लिए उपयोगी होता है और यहाँ पे जनघनत्व भी प्राय ज़्यादा पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण, तो मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। संरचनात्मक मैदान, अपर्दन द्वारा बने मैदान, निक्षेपण द्वारा बने मैदान। तो जो पहला हम लोग को पढ़ना है वो संरचनात्मक मैदान पढ़ना है। माने इन मैदानों का निर्माण मुख्यतः सागरी तल अर्थात महाद्वीप मग्न तट के उत्थान के कारण होता है। ऐसे मैदान प्रायः सभी महाद्वीपों के किनारे पर मिलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे फैला हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी मैदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देख रहे, मैक्सिको की खाड़ी के सहारे फैला संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी मैदान इसका उदाहरण है। भूमि के नीचे धंसने के कारण भी संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के
मध्यवर्ती मैदान का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। अपर्दन द्वारा बने मैदान, दूसरा जो था अपर्दन द्वारा बने मैदान, इसमें क्या है, पृथ्वी के धरातल पर निरंतर अपर्दन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके दीर्घकाल में पर्वत तथा पठार, नदी, पवन और हिमानी जैसे कारकों द्वारा घिसकर मैदानों में परिणित हो जाते हैं। इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते हैं, कठोर शैलों के टीले बीच बीच में खड़े रहते हैं। उत्तरी कनाडा एवं पश्चिमी साइबेरिया का मैदान अपर्दन द्वारा बने मैदान है। अपर्दन द्वारा बने मैदानों को संप्राय भूमि या पेनीप्लेन कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि उत्तरी कनाडा पश्चिमी साइबेरिया का मैदान अपर्दन द्वारा बने मैदान है। अपर्दन द्वारा बने मैदानों को संप्राय भूमि या पेनीप्लेन कहते हैं। तो हमने देखा कि पृथ्वी धरातल पर जो अपर्दन की प्रक्रिया चलती है, काट काट कर बड़े लंबे समय तक पर्वत, पठार, पवन और हिमानी जैसे कारकों द्वारा घिसकर मैदानों में बदल जाते हैं। जैसे ये पूर्ण समतल हो जाते हैं और कठोर शैलों के टीले बीच बीच में खड़े रहते हैं। तो ये बताते हैं कि अपर्दन द्वारा ये मैदान बने हैं। तीसरा है निक्षेपण द्वारा बने मैदान, माने ऐसे मैदानों का निर्माण नदी, हिमानी, पवन आदि तथा संतुलन के कारकों द्वारा ढोए अवसादों या से झील या समुद्र जैसे गर्तों के भर जाने से होता है। जब मैदानों का निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे नदीकृत या जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंध गंगा का मैदान, उत्तरी चीन में हुआंगहो का मैदान, उत्तरी चीन में गहो का नहीं, हुआंगहो, या लिखने में ठीक, हुआंगहो का मैदान, इटली में इंपॉर्टेंट है पो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन में हुआंगहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बना लंबार्डी का मैदान, और बांग्लादेश का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान जलोढ़ मैदानों के विशिष्ट उदाहरण हैं, जो प्राय परीक्षाओं में कूट के द्वारा मिलान करने के द्वारा पूछे जाते हैं। कहीं की लिखित परीक्षा के लिए भी यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अहम है। जब मैदानों का निर्माण झील में अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे सरोवरी झील मैदान कहते हैं। कश्मीर और मणिपुर की घाटियों भारत में सरोवरी मैदान के उदाहरण हैं। यह भी पूछा जाता है कि सरोवरी मैदान उदाहरण कहाँ कहाँ है। जब मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा ढोए पदार्थों के निक्षेपण से होता है तो उसे हिमानीकृत या हिमोड़ मैदान कहते हैं। यह भी पूछा जाता है, जब मैदान निर्माण हिमानी द्वारा ढोए गए पदार्थों के निक्षेपण से होता है तो उसे हिमानीकृत या हिमोड़ मैदान कहते हैं। कनाडा और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मैदान हिमानीकृत मैदानों के सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। ये सारे की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बार बार कहूँगा वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथियों को और लाइक करिएगा, और ये बताइए क्लास आपको कैसी लग रही, क्या चाहते हैं इस तरह से हम आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू रखें। जब निक्षेपण का प्रमुख कारण पवन होता है तो लोएस के मैदान बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका मैदान बनता है, लोएस का मैदान बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका, लोएस का मैदान बनता है। उत्तरी पश्चिमी चीन के लोएस के मैदान का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए सूक्ष्म धूलकण के निक्षेपण से हुआ है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब मैदानों का आर्थिक महत्व क्या है, अभी जो मैदान होते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है वो जानते हैं। मैदानों से मानव जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया है। पहला, उपजाऊ मृदा, माने मैदानों की मृदा सबसे अधिक उपजाऊ गहरी होती है। समतल होने के कारण सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। इन दोनों के कारण मैदानों में कृषि सर्वाधिक विकसित है, इसलिए मैदानों को संसार का अन्न भंडार कहा जाता है। मैदान क्या कहा जाता है, दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है। उद्योगों का विकास, समतल, उपजाऊ एवं सिंचाई की सुविधा के कारण मैदानों में कृषि प्रधान उद्योगों का विकास हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि तथा उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। यातायात की सुविधा, मैदानों का तल समतल होने के कारण यह आवागमन के साधन रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग आदि बनाना आसान और सुविधाजनक हो जाता है। अब देखें जो तीसरा है, सभ्यताओं के केंद्र के रूप में, मैंने मैदान प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं के केंद्र है।
विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं का उद्भव मैदानों में ही हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता और नील घाटी की सभ्यता इसके उदाहरण है। चौथा इंपॉर्टेंट है नगरों की सभ्यता। रेल, सड़क, नदियों द्वारा यातायात की सुविधा तथा कृषि और उद्योगों के विकास के ने नगरों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित किया है। मैदानों में विश्व के सबसे विकसित व्यापारिक नगर और पत्तन स्थित हैं। रोम, टोक्यो, कोलकाता, यंगून जिसे रंगून कहा जाता है, कानपुर तथा पेरिस आदि नगर मैदानों में स्थित हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पूरी जो सीरीज थी एनसीईआरटी की, वो कक्षा जो 6 की ज्योग्राफी का ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर थे, खत्म हो गए हैं। अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस आंसर माने इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन से सवाल आए हैं तो आपको ये पता चलेगा अभी तक आपने जो पढ़ा समझा है कितना हद तक आप इसके प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। चलिए क्रमवार रूप से लेकर आपको चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। आगे अगर यहाँ पर हम देखें तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अगर देखें तो जो प्रश्न की सीरीज है यहाँ पर है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा प्रमुख स्थल रूप की अगर हम बात करें तो पर्वत, पठार और मैदान है, जिसको ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो क्या क्या है कमेंट करिएगा। पर्वत की बात करें जिसका शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, वहाँ का धरातल बहुत ढाल वाला होता है, ये कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। और पठार में क्या होता है? ये उठी हुई सपाट भूमि होती है, ये आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है, इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। ठीक है, तो पर्वत पठार में अंतर भी हो गया। स्थल रूप कौन से होते हैं? पर्वत और पठार होते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वत के विभिन्न प्रकार के वलित पर्वत है, बंसोत पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, पर्वत में जल संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का जो स्रोत है पर्वत है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए होता है। और बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। और सैलानियों के लिए पर्वत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे पर्वतों को घूमने देखने के लिए जाते हैं और जिससे अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाती है। भिन्न प्रकार खेल जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग पर्वत है, ये सभी खेल भी होते हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है बताइए? नदियों के पर्वत जैसे नदियाँ पर्वतों के ढाल के नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपर्दित करती हैं और अपर्दित पदार्थ को अपने साथ ले जाकर जमा करती हैं। ठीक, जिससे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, निक्षेप करती हैं, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, ये घाटियां निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपित से निक्षेपित मैदान बनते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है भारत का। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? नदियों द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों पाई जाती है? देखिए, भूमि समतल होती है, मकान का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर आसानी से उपजाऊ मृदा होती है, उद्योगों का विकास होता है, सभ्यताओं का केंद्र होता है, नगरीय सभ्यताएं होती हैं। इस कारण है यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? ऊबड़ खाबड़ होता है, जलवायु कठोर होती है, जीवन जीना कठिन होता है, कृषि नहीं की जा सकती है, यातायात के साधन का अभाव होता है, खड़ी ढाल होती है और घर बनाना और ज़्यादा कठिन होता है, सड़कें बनाना भी कठिन होता है, इसलिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे इन प्रश्नों को पढ़ लिया। अब हम लोगों ने देखा पर्वत पठारों से भिन्न होते, ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। बताइए, तो ये ऊंचाई में भिन्न होते, पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होती है, पठार की ऊंचाई कम होती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वत में, मैदान में, पठार में। तो हिमानी जो है पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? नाम से लग रहा है तो चीन की नदी है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, आल्प्स पर्वत है। एंडीज कहाँ से है? दक्षिण अमेरिका की है। और रॉकीज कहाँ की है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की है। अब चलिए, खाली स्थान को यहाँ पे भरना था और आप लोग भर दीजिए। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है। पठारी क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। पर्वत श्रृंखला पर्वतों का क्रम है। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं।
जहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा अन्य सभी भी नोट्स उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी के सभी नोट्स, जी हाँ, कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध हैं। आप चाहते हैं एनसीईआरटी नोट्स को पढ़ने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लास और महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको एक जगह मिल जाए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए उपयोगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली सीरीज आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर आपके नोट्स है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और अपडेट एनसीईआरटी ये तीनों का निचोड़ आपके इस सीरीज में मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके काफ़ी काम की है। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।